आज हम एक्सरसाइज 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला सवाल जो आपके पास है वो है कथन सत्य और असत्य, मतलब जो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं इन स्टेटमेंटों की सत्यता की जांच आपको करनी है। तो पहला जो प्रश्न आपके पास है, इस पहले प्रश्न का पहला स्टेटमेंट जो है वो देखिए, वो क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या, अब प्रत्येक अपरिमेय संख्या मतलब अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है? जनरली हम पढ़ते हैं √2, √3, √4, इस तरह की जो भी संख्याएं हैं ये सारी आपकी क्या है, अपरिमेय संख्या है। एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखिए इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का सम्मिलित है। मतलब परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की जितनी भी संख्याएं उनको सम्मिलित रूप से अपन क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो है वो वास्तविक संख्या होती है। तो ये पहला कथन आपका सत्य है। उसके बाद दूसरा जो आपको दिया गया है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। मतलब m आपकी प्राकृतिक संख्या अपन जानते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह की संख्याएं आपकी जो है वो प्राकृतिक संख्या हो सकती हैं। तो आपसे पूछा गया कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, मतलब संख्या रेखा जो आपकी रहती है, इस संख्या रेखा पर जितने भी बिंदु मौजूद हैं वो इस रूप में मौजूद है। आपको बताना है कि √m के रूप में मौजूद है। चलो इस चीज़ पे देखते हैं। मान लीजिए आपने अगर m के स्थान पर 2 ले लिया तो ये √2 और ये ले लिया मान लीजिए √3। ये दो संख्याएं हैं मान लीजिए। तो देखो गौर करने वाली बात यह है कि √2 और √3 ये दो जो संख्याएं हैं, इन दोनों के बीच में अनंत संख्याएं मौजूद होती हैं। इन दोनों के बीच में अनंत संख्याएं मौजूद होती हैं। अब जब अनंत संख्या मौजूद होती हैं तो ये जो संख्याएं हैं मौजूद होती हैं वो सारी संख्याएं इस रूप में नहीं होती हैं, या ये कह सकते हैं कि इस रूप में √m के रूप में, m जहां आपके पास क्या है, प्राकृत संख्या है, तो √2 और √3 के मध्य में कई तरह की संख्याएं होती हैं, अनेक संख्याएं होती हैं, अनंत संख्याएं होती हैं। इसलिए यह कहना गलत है कि संख्या का प्रत्येक बिंदु √5 के रूप में होता है। इसलिए ये कथन आपका असत्य है। उसके बाद तीसरा प्रश्न इसमें दिया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए इसमें जो आपने पहले से लिखा हुआ है कि वास्तविक संख्या जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के रूप में होती है। मतलब वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या भी है। तो ये अलग ही पता पड़ रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, आपने लिखा है वास्तविक संख्या परिमेय प्लस अपरिमेय, लेकिन ये स्टेटमेंट आपके लिए क्या दे रहा है, स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या, जबकि वास्तविक संख्या तो अपरिमेय भी होती है और परिमेय भी होती है, सम्मिलित रूप से होती है। इसलिए ये कथन भी आपका असत्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेकंड क्वेश्चन जो दिया है वो देखिए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। देखिए पहले हम पढ़ चुके हैं कि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, पहले सबसे पहले क्या लेते हैं अपन, धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक आपके पास कौन कौन सी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और भी इस तरीके से कई सारे हो सकते हैं के वर्गमूल आपसे कहा गया है। तो देखिए इसका वर्गमूल ले लेते हैं, इसका वर्गमूल ले लेते हैं, इसका वर्गमूल ले लेते हैं, इसका वर्गमूल, ये सारे जो संख्याएं आपने लिखी हैं इन पर मैं लगा देता हूं रूट। ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि ये अपरिमेय होती हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम पता लगा देते हैं कि यदि इन संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात हो जाते हैं
पूर्णांक के प्राकृत संख्या के रूप में, तो निश्चित तौर पर ये जो कथन जो है वो असत्य हो जाएगा। चलो देखते हैं। 1 का वर्गमूल आपका हो जाता है, 2 का वर्गमूल नहीं आता, 3 का वर्गमूल नहीं आता, 4 का वर्गमूल आ जाता है। 4 का वर्गमूल आपके पास होता है 2, 5 का नहीं आता, 6 का नहीं, 7 का नहीं, 8 का नहीं, लेकिन 9 का वर्गमूल कितना है? 3, और 10 का नहीं, और भी इस तरह की कई संख्या है। तो हम देखते हैं कि 1, 2 और ये 3, 1 का, 4 का और 9 का, ये इन संख्याओं के वर्गमूल जो हैं वो अपरिमेय नहीं है। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ये कथन जो है वो पूर्णतः गलत है। अब अपने पास जो नेक्स्ट आता है इसमें क्या, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो आपसे पूछा नहीं तो एक ऐसी संख्या, एक नहीं, हमारे पास हम 3 पहले से ही निकाल चुके हैं। तो आप बता सकते हो कि 1 भी एक ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल अगर निकाला जाता है, √1 का अगर वर्गमूल अपन हल करेंगे तो आपके पास कितना आता है? 1 आता है। चाहो तो आप लिख सकते हो √4, √4 का यदि वर्गमूल निकाला जाता है तो कितना आता है? 2, ये भी आंसर हो सकता है। और इसी तरह √9 का वर्गमूल यदि निकाला जाता है तो आपके पास 3 होता है। तो इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं। तो केवल आपसे एक ही पूछा है, इसलिए आप √4 का उदाहरण दे सकते हो कि √4 का वर्गमूल कितना आता है? 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में √5 को संख्या रेखा पर व्यक्त करना है। अब देखते हैं संख्या रेखा पर इसको कैसे व्यक्त किया जाता है। पहले भी हम इस चीज को देख चुके हैं। देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि √5 को यदि संख्या रेखा पर व्यक्त करना है तो इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। और मैंने आपको पहले बताया है कि इसको कर्ण बराबर √ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के रूप में परिवर्तित करना होता है। तो इसको कैसे करेंगे वो देखिए। √5 जो है इसको कर्ण के बराबर मान लीजिए। अब 5 को आपको ऐसे 2 भागों में बांटना है जिसमें 1 जरूर लाए। तो अगर किया जाता है तो 1 तो आपको लिखना ही है, बचा आपके पास कितना? 1 को यदि 5 में से घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 4। अब आपको इस रूप में यदि लाना है तो निश्चित तौर पर इन दोनों के वर्गमूल आपको लेना है। 4 का वर्गमूल आएगा आपके पास तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ऐसे ही 1 का अगर वर्गमूल लेंगे तो आपके पास 1 ही आएगा तो 1 का स्क्वायर। तो आधार आपके पास कितना है? 2, और लंब आपके पास कितना है? 1। ठीक है। अब आप एक संख्या रेखा खींचते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक संख्या रेखा है और अब इसको हम सॉल्व करते हैं। संख्या रेखा पर √5 को प्रदर्शित करते हैं। देखिए किस तरीके से। आपने देखा कि आधार इसका कितना है? 2, और लंब कितना है? 1। तो बड़ा आसान सा काम है। संख्या रेखा पर आपको आधार मतलब संख्या रेखा पर आपको 2 अंक जहां लिखा हुआ है इस बिंदु पर ध्यान देना है। ये बिंदु आपके पास है। इस बिंदु 2 पर आपको चांदी की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो चांदी की सहायता से अपन 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं और इस पर इस तरीके से एक लाइन खींच लेते हैं, और ये एक लाइन आपके पास आ जाती है। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि लंब आपके पास कितना है? 1 सेंटीमीटर का है। तो आपने 1 सेंटीमीटर का प्रकार की सहायता से चाप लेना है और इस बिंदु से रखकर आपको लगाना है। जैसे ही आप लगाओगे इस तरीके से ये कट जाएगा। चाप लगाने पर इस तरह से एक कटान बिंदु आपको प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए ये आपका A पॉइंट है, ये आपका कटान बिंदु आ जाएगा B। ठीक है। अब आपको इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाना है। देखिए, स्केल से हमने इस बिंदु 0 वाले को और इस बिंदु B को इससे प्रकार से स्केल से मिला दिया है। अब ये जो भुजा आई है आपके पास, ये आपके पास आ गई √5। प्रकार लेना है, प्रकार की नोक को यहाँ रखना है, इसको इतना निकालना है, यहाँ तक पहुँच जाओ, और यहाँ से फिर आपको एक चाप लगाना है। और इस तरीके से जब आप एक चाप लगाओगे तो वो यहाँ इस संख्या रेखा को एक बिंदु पर काटेगा। जहाँ पर काटेगा वो आपका √5 है। इस प्रकार हम √5 को संख्या रेखा पर व्यक्त